Good evening, guys. Let us discuss how biological and socio-cultural factors affect fertility, fecundity, mortality, and natality. Now, what is fertility? Fertility क्या है? तो कितनी कैपेसिटी है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की थ्रू रिप्रोडक्शन? इट इज कॉल्ड फर्टिलिटी. ठीक है. तो जैसे ही ऑनसेट होती है, सेक्सुअल मेच्योरिटी जैसे ही होती है, तो कैपेसिटी कितनी होती है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड फर्टिलिटी. ओके. देयर आर वेरियस सोशियो कल्चरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट फर्टिलिटी. रिलीजन इफेक्ट फर्टिलिटी. ओके. सो रिलीजन में होता क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि पेरेंट्स की साल्वेशन के लिए सन का बर्थ लेना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. और कन्यादान, मैरिज ऑफ ए डॉटर इज ए रिलीजियस एंड सोशल ऑब्लिगेशन है. तो इसको ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए इट इम्पैक्ट्स फर्टिलिटी. ओके. तो रिलीजन in such way affect fertility. So caste system also affects fertility because birth rate is very high in low caste people. Okay. Early marriages among low caste people. Customs also have an effect on fertility. So fertility in high society where widow remarriage is allowed, as in the case of Christians and Muslims. Okay. So तो कस्टम्स क्या है, वो भी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है. यहाँ पे रीमैरिज अलाउड है, जैसे क्रिश्चियंस में अलाउड है, मुस्लिम्स में अलाउड है. ठीक है. तो ऐसा कस्टम है कि फर्स्ट चाइल्ड बी बॉर्न एट द मैरिड गर्ल्स पेरेंटल होम में फर्स्ट चाइल्ड का बोर्न होना अनिवार्य है. तो ये कस्टम भी है. तो उसके बाद रिलीजन भी इम्पैक्ट करता है, एजुकेशन सिस्टम भी इम्पैक्ट करता है, स्टेटस ऑफ वुमेन भी इम्पैक्ट करता है. ठीक है. तो अगर यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पे पुअर कंट्रीज हैं, वहाँ पे विमेन को एनकरेज किया जाता है टू हैव मोर चिल्ड्रन. ठीक है. कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे ज़्यादा चिल्ड्रन रेज करने के लिए कहा जाता है. तो स्टेटस ऑफ विमेन ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन द. There are many factors that impact various fertilities. सोशल इंस्टीट्यूशन इफेक्ट करता है. मतलब कस्टम्स क्या है, कई सोसाइटीज में कस्टम्स होते हैं, कई जो रिलीजन है वो भी कहता है कि ठीक है. और कुछ कस्टम्स होते हैं, अर्ली मैरिजेस होती हैं, विडो मैरिज अलाउड होती हैं, तो वहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो है वो हाई होता है. तो स्टेटस ऑफ विमेन भी अफेक्ट करता है हमारे फर्टिलिटी को. ठीक है. तो एक सोशल बिलीफ है. ठीक है. सन मेटा प्रेफरेंसेस, मेल चाइल्ड की डिजायर होती है, तो वो भी क्या है, चिल्ड्रंस आर बोर्न टिल ए मेल चाइल्ड इज बोर्न. सो दिस आर द वेरियस सोशल कल्चरल फैक्टर्स. नो कम हाउ इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फर्टिलिटी. सो अर्बनाइजेशन. ठीक है. तो क्या होता है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स की फर्टिलिटी है वो कम होती है. ठीक है. ऑक्यूपेशन, जब विमेन एम्प्लॉयड होती है तो रूरल एरिया में फर्टिलिटी हाई होती है, अर्बन एरियाज में फर्टिलिटी लो होती है. ऑक्यूपेशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक कंडीशन, अगर पुअर है तो वहाँ पे फर्टिलिटी रेट हाई होता है. ठीक है. तो चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल चाइना वन पॉलिसी आल्सो इम्पैक्ट्स फर्टिलिटी. ओके. देन व्हाट आर 3 मेजर मेथड्स ऑफ मेजरिंग फर्टिलिटी. फर्टिलिटी कैसे मेजर कर सकते हैं? क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड
फर्टिलिटी रेट एंड टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक, बर्थ रेट मीन्स 1000 कितने चिल्ड्रन बॉर्न हुए। बर्थ रिकॉर्डेड पॉपुलेशन ड्यूरिंग एक ईयर में बाई इट्स टोटल नंबर, कितने बॉर्न हुए। तो क्रूड बर्थ रेट होता है, ये भी इससे भी पता चलता है। जनरल फर्टिलिटी रेट, तो ये होता है कि नंबर ऑफ बर्थ्स कितने हुए हैं पर 1000 वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, पर 1000 वीमेन में कितने हुए हैं। तो ये टोटल नंबर से होता है क्रूड बर्थ रेट, और जनरल फर्टिलिटी रेट होता है टोटल वीमेन 1000 वीमेन। तो टोटल फर्टिलिटी रेट ये होता है कि कितना एवरेज वुमन में तो कितने एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट एंड जनरल बर्थ रेट। अब इंडिया में फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्लाइनिंग पे है। ओके, अब फेकंडिटी क्या है। फेकंडिटी इज द एक्चुअल इज द पोटेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। ओके, तो फेकंडिटी कैपेसिटी कितनी है टू देयर चिल्ड्रन। तो फर्टिलिटी बेसिकली एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस, फर्टिलिटी से पता चलता है कि एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस कितनी है। तो फेकंडिटी से पता चलता है कि एक्चुअल कितनी कैपेसिटी है टू द बियर चिल्ड्रन। ठीक है, तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं ऐसे, हमने सोशल फैक्टर्स पढ़े, इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़े, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। देखो वहां पे था सोशल फैक्टर्स हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन है, तो माइग्रेशन है, ऑक्यूपेशन है, कस्टम्स हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते थे फर्टिलिटी। फेकंडिटी को न्यूट्रिशन फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जीन्स इफेक्ट करते हैं। ठीक है, एज ऑफ मैरिज, कस्टम्स इधर भी आएगा, इलिटरेसी, एजुकेशन लेवल ऑफ एजुकेशन कितना है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। तो ये दोनों पे फर्टिलिटी और फेकंडिटी के फैक्टर सेम है। उधर भी सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, और यहाँ पे भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। तो फर्टिलिटी बेसिकली परफॉर्मेंस कैसी है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो फेकंडिटीज कैपेसिटी कितनी है, चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। ओके, देन वेरियस फैक्टर्स हमने पढ़ा, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशियो एंड बायो एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स अफेक्टिंग फेकंडिटी, फर्टिलिटी एंड नेटैलिटी एंड मोर्टेलिटी। अब नेटैलिटी क्या है, नेटैलिटी हमने पढ़ा कि जो डिफरेंट एक होता है क्रूड बर्थ रेट होता है, एक होता है जनरल फर्टिलिटी रेट, एक होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, एक होता है मोर्टेलिटी एंड नेटैलिटी। अब बीएचए क्या है, no, natality is the measure of birth rate of the population, कि कितने लाइव बर्थ हुए पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर, 1000 पॉपुलेशन पर ईयर में कितने लाइव बर्थ हुए, दैट इज नेटैलिटी। ठीक है, देन उसके बाद आता है मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी इज दैट डेथ रेट, नेटैलिटी इज द बर्थ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन। डेथ रेट कितनी है, बर्थ रेट कितनी है। तो इसमें भी देखो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, एज कितनी है ना, स्पेसिंग कितनी है बर्थ में, जीन्स इफेक्ट करती हैं,
इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, न्यूट्रिशन है, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं, इलिटरेसी है, सुपरस्टिशंस है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है। इसमें भी सेम फैक्टर्स हैं जो कि नेटेलिटी को इम्पैक्ट करता है। ओके, so the various factors that affect fertility, fecundity, natality and mortality. कितने बर्थ्स कर रहे हैं पर थाउजेंड में, डेथ्स कितनी हो रही है पर थाउजेंड में, ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्चुअल चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, चाइल्ड बेयरिंग परफॉर्मेंस कितनी है, कस्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है, रिलीजियस बिलीफ, सोशल बिलीफ कैसे हैं, इलिटरेसी है, प्रोफेशनल है, एक सुपरस्टिशंस है, ठीक है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो ये जो चीजें हैं ये इफेक्ट करती हैं फर्टिलिटी को, फेकंडिटी को, मोर्टेलिटी को, नेटेलिटी को। देन हम पढ़ते हैं अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। आगे बढ़ते हुए अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था डैनियल जी ब्रिंटन ने। ओके, तो डैनियल जी ब्रिंटन ने दिया। तो इन्होंने डैनियल जी ब्रिंटन ने, डी जी ब्रिंटन ने क्या किया था, एक बुक लिखी थी एम्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। उसमें इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो अब क्या है, हम एंथ्रोपोलॉजी की थ्योरीज को, एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा को और इसके मेथड्स को हम क्या करते हैं, असेस करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। और क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं और सॉल्व करते हैं सोशल की प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो हम जो फाइंडिंग्स होती है एंथ्रोपोलॉजिकल, हम उससे के जरिए हम क्या करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को यूज करते हैं। ओके, तो फ्रांस बोस को हम फादर भी बोलते हैं मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी का, ठीक है। तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, 4 सब फील्ड्स हैं, ठीक है। अप्लाइड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है, अप्लाइड सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है और अप्लाइड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है। तो इसका रेलिवेंस तो है ही है, ठीक है। तो किस तरह से आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या करती है, प्री हिस्टोरी को, कल्चर हिस्टोरी को प्रिजर्व करने में हेल्प करती हैं। लिंग्विस्टिक को कैसे लैंग्वेजेस का ओरिजिन हुआ, कैसे उसको प्रिजर्व कैसे रखना है, जो एक्सटेंट लैंग्वेजेस है तो उसके ऊपर फोकस करती है। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है ना, जो इस पे न्यूट्रिशन पे वर्कआउट करती है, जेनेटिक काउंसलिंग के ऊपर वर्कआउट करती है, मेंटल इलनेस के ऊपर वर्कआउट करती है, ठीक है। तो ये है तो इसने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया है पब्लिक लाइफ में, ठीक है। तो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में हम क्या करते हैं कि कांथ्रोपोमेट्री को हम इम्प्लॉय करते हैं, हम लगाते हैं कि कांथ्रोपोमेट्री को। तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन स्टडी का साइज, ह्यूमन साइज का शेप क्या है, उसकी साइज क्या है ना, कंपोजिशन क्या है, ठीक है। ग्रोथ को अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करते हैं, परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो डिफरेंट बॉडीली फीचर्स, साइज हो तो उसको मेजर करते हैं, ठीक है।
हाइट को मेजर करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की मेजरमेंट करते हैं, तो ताकि हमें परफॉर्मेंस की असेसमेंट कर सके, हम न्यूट्रिशन की असेसमेंट कर सके और हमें एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो हम मेजर करते हैं तो एप्लीकेशन क्या है? देखो एप्लीकेशन जो एंथ्रोपोमेट्री है वो उसका यूज होता है किसमें? एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली एंथ्रोपोमेट्री ये साइंटिफिक तरीके से एथलीट्स को सिलेक्शन करने में हेल्प करती है। ओके, तो और साथ में ये ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी को एड्रेस करती है और जो ट्राइबल लोगों की गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं उनको भी अंडरस्टैंड करती है। ठीक है, कैसे वो खेलते हैं। और ओके, तो ये था एंथ्रोपोलॉजी ऑफ स्पोर्ट। साइंटिफिक सिलेक्शन में हेल्प करती है। हम एंथ्रोपोमेट्रिक लगा के हम बॉडी के पार्ट्स को मेजर करते हैं। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी। तो न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली न्यूट्रिशन लेवल को स्टडी करती है ट्राइबल लोगों के, कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज के। ठीक है, तो फूड टैबोस के बारे में स्टडी करती है, एंशिएंट डाइट्स के बारे में स्टडी करती है। ठीक है ना, तो ओवर न्यूट्रिशन, तो जो न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी है वो अंडरस्टैंड करती है अंडर न्यूट्रिशन को, उसके काज क्या है, उसको ठीक कैसे करना है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ओवर न्यूट्रिशन को स्टडी करती है, उसके काजेस क्या है, तो उसको ठीक कैसे करना है। ठीक है, तो अब न्यूट्रिशन हमने पढ़ा कि इसका इम्पैक्ट फर्टिलिटी के ऊपर भी होता है, फेकंडिटी के ऊपर भी होता है, तो रेगुलेट कर रहा है फर्टिलिटी को, फेकंडिटी को, तो उसमें न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिसीजेस हैं उनके कारण क्या है और उसको ठीक कैसे करना है, उस पर भी ये बताती है। जैसे विटामिन डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, जो उससे जो डिजीजेस होती हैं उनको डिजीजेस को क्योर कैसे करना है। तो न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी हेल्थ में, फिजिकल वेलबींग में, मेंटल वेलबींग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी। ओके, तो वेरियस न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, तो ये अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फूड टैबूस होते हैं हर कल्चर में कि जो उनको नहीं खाने होते हैं, तो उसको हम जैसे स्नैक्स नहीं खाते हैं, लेकिन चाइना में, हांगकांग में, वियतनाम में वो खाते हैं। व्हेन ए कल्चर वोंट ईट ए सर्टेन फूड, अगर कल्चर कोई वो फूड को पसंद नहीं करता है तो उसका फूड टैबू, तो उसको बताने में एंथ्रोपोलॉजी पीछे नहीं हटती है। ठीक है, चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस पे फोकस करती है, ओवर न्यूट्रिशन को एड्रेस करती है, ओबेसिटी को एड्रेस करती है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। ओके, अब एंथ्रोपोलॉजी हम डिजाइनिंग ऑफ डिफेंस एंड अदर इक्विपमेंट्स में भी हेल्प करता है। अब एंथ्रोपोमेट्री है क्या? बेसिकली ये भी हम बॉडी को मेजर करते हैं एंथ्रोपोमेट्री से। ठीक है, तो इसके मेजरमेंट से हमें बॉडीज के डिफरेंट रेंजेस के बारे में पता चलता है।
ठीक है। तो जब हम स्कल की मेजरमेंट करते हैं उसको बोलते हैं क्रेनियोमेट्री। जब हम हेड और फेस को मेजर करते हैं तब हम उसको बोलते हैं सिफालोमेट्री। क्रेनियोमेट्री जब स्कल को करते हैं, ऑस्टियोमेट्री जब हम स्केलेटन को मेजर करते हैं, लिविंग और डेड बॉडी को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं सोमैटोमेट्री। तो हमें पता चलता है डिफरेंट लिम्स का, ड्यू टू एज ग्रोथ का पता चलता है, फिजिक का पता चलता है कि किन एंथ्रोपोमेट्री न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता चलता है। एप्लीकेशन क्या है, हम डिफेंस इक्विपमेंट को डिजाइन कर सकते हैं इससे। ठीक है। तो इसने जेट फाइटर की इजेक्शन सीट्स जो होती हैं उसको डिजाइन करने में हेल्प किया है। तो जीरो ग्रेविटी में ह्यूमन पोस्चर को एनालाइज किया है। ओके। तो एंथ्रोपोमेट्री जो है वो एयरफोर्स में अप्लाई की जाती है। ठीक है। तो पायलट की फ्लाइंग एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाता है। ठीक है। एयरक्राफ्ट के कॉकपिट साइज को डिजाइन किया जाता है फॉर द सीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ फाइटर्स एंड बॉम्बर्स। फ्लाइट क्लोथिंग में डिजाइन किया जाता है। एस्ट्रोनॉट हेलमेट डिजाइन में हेल्प करता है। मेडिकल इक्विपमेंट्स में हेल्प करता है। ओके। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो जेट सेट्स, तो हाई एल्टीट्यूड्स फ्लाइट क्लोथिंग क्लोथिंग में बनाने में हेल्प करता है, हेलमेट्स को डिजाइन करने में हेल्प करता है, कॉकपिट को डिजाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो एंथ्रोपोमेट्री क्या है? इन द डिजाइन एंथ्रोपोलॉजी इन डिजाइनिंग ऑफ डिफेंस एंड अदर इक्विपमेंट्स, इन द डिजाइनिंग ऑफ डिफेंस एंड अदर इक्विपमेंट में ये हेल्प करता है। ठीक है। तो न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी हमने पढ़ी, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स हमने पढ़ा, डिजाइनिंग और डिफेंस इक्विपमेंट्स हमने पढ़ा। उसके बाद हमने किन एंथ्रोपोमेट्री पढ़ा, क्रेनियोमेट्री पढ़ा, ऑस्टियोमेट्री पढ़ा, सिमांटोमेट्री पढ़ा, क्रेनियोमेट्री पढ़ा, देन फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। तो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी भी एक सब फील्ड है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम स्केलेटन का एनालिसिस करते हैं। ठीक है। हम क्रिमिनल केसेस, हम इसमें आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स को, स्केलेटन को एनालाइज करते हैं, आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स को एनालाइज करते हैं और हम क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करते हैं इसे फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी से। ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना ह्यूमन रिमेन्स को, तो टाइम एस्टिमेट करना सिंस डेथ, एंसेस्ट्री को डिटरमाइन करना होता है, रिकवरी ऑफ ह्यूमन रिमेन्स उसको में हेल्प करता है, बायोलॉजिकल प्रोफाइल्स की एज क्या रही होगी, है ना, एंसेस्ट्री क्या रही होगी, स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा। तो ये बायोलॉजिकल प्रोफाइल डिजाइन करने में फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी हेल्प करती है और क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने में हेल्प करती है और एंसेस्ट्री को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। ठीक है। टाइम को एस्टिमेट करने में हेल्प करती है सिंस डेथ, बड़ी सारी। तो इसमें पैटर्निटी डायग्नोसिस भी करती है, ह्यूमन रिमेन्स को एनालाइज करती है। ओके। उसके बाद
अब मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो हमने पढ़ा अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट डीजी ब्रिंटन ने दिया था। तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करती है सोसाइटी के, तो इसकी स्पोर्ट्स में इसकी एप्लीकेशंस है, इसकी डिज़ाइन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट में इसकी एप्लीकेशन है, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में इसकी एप्लीकेशन है, स्पोर्ट्स में इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, न्यूट्रिशनल में इसकी एप्लीकेशन है, अंडर न्यूट्रिशन को स्टडी करना है, न्यूट्रिशन को स्टडी करना है, ठीक है। तो कैसे वो जेट कॉकपिट्स डिजाइन करते हैं, हेलमेट्स डिजाइन करते हैं, इजेक्शन सीट्स डिजाइन करते हैं। अब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मतलब लिविंग है या डेड है उसकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो पहले तो अलाइव है तो उसके लिए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्रिमिनल ट्रैकिंग, पेरेंटल डिटर्मिनेशन। अगर डेड है तभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फ्रॉम चेयर्ड बोन्स, ब्लड स्टेन से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, टीथ की स्टडी होती है, बोन्स की एनालिसिस होती है, ब्लड ग्रुप फ्रॉम ब्लड स्टेन। तो ये मेथड है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के। ओके, तो कैसे हम टीथ एनालिसिस से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, हम ब्लड स्टेन से डीएनए स्टडी कर सकते हैं, चेयर्ड बोन से हम डीएनए स्टडी कर सकते हैं, बोन एनालिसिस से हम कर सकते हैं, टीथ एनालिसिस से हम कर सकते हैं, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकती है, हम उसमें लोकेशन ऑफ सैक्रम से पता चलता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स, स्कल से, पेल्विस से, पब्लिक आर्क से, एज डिटर्मिनेशन, अगर बिलो 21 एज है तो टीथ एग्जामिनेशन से पता चल सकता है। अगर नो टीथ आर अवेलेबल तो ग्रोथ कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एज। एज डिटर्मिनेशन बाय टीथ, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, 3 प्राइमरी बोन्स ऑफ द लेग, femur, fibula and tibial. Based on our past studies, certain mathematical formulas are developed to estimate the height unless a person starts shrinking due to increased age. हम बोन्स ऑफ लेग से हम स्ट्रक्चर डिटरमिन कर सकते हैं, एंसेस्ट्री डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, फेशियल शेप, क्रेनियल, नेसल, इंडेक्स, ईयर ओपनिंग, टीथ. Based on maxilla shape, we can identify whether an individual was negroid, कॉकोसॉइड और मंगोलॉइड, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, राउंडेड है फॉर रिस्पेक्टिव रेसेस। ओके, तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन करनी है वो हम कर सकते हैं, एज डिटर्मिनेशन करनी है वो हम कर सकते हैं, हम सैक्रम की लोकेशन से पता चल सकता है, हमें स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करना है वो पता चल सकता है, हमें हाइट एंसेस्ट्री डिटर्मिनेशन करनी है वो भी हमें पता चल सकता है। अप्रोच क्या है? फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, स्केलेटन रिमेन्स को हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो ये था मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना और कैसे रिकंस्ट्रक्शन करनी है। उसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, टिप फिंगरप्रिंट्स है, उसके लिए हमारे
टीथ एनालिसिस है, बोन एनालिसिस है, फेमोर, पेल्विक है, सैक्रम है, स्कल है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ब्लड स्टेन्स है, चेयर्ड बोन्स हैं, टीथ है। तो ये मेथड्स और प्रिंसिपल्स क्या क्या है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के और रिकंस्ट्रक्शन के। अप्रोचेस मीन्स प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। क्या हमें आइडेंटिफाई करना है इंडिविजुअल को, चाहे लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है। तो हम आई कार्ड इशू करना है तब भी हमने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, जब हमने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तब भी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स अनकॉन्शियस है तब भी करना होता है, इम्पोस्टर्स है तब भी करना होता है। इन सब केसेस में आइडेंटिफिकेशन की जरूरी होती है। उसके बाद अगला टॉपिक्स आता है अप्लाइड ह्यूमन जेनेटिक्स। अप्लाइड ह्यूमन जेनेटिक्स मीन्स तो हमें पैटर्नल डायग्नोसिस में हेल्प करता है। ठीक है, कई बार क्लेम्स होते हैं, काउंटर क्लेम्स होते हैं, रियल एंड एलेज्ड पेरेंट्स, तो उनके क्लेम को वेरीफाई करने के लिए पैटर्निटी डायग्नोसिस होता है। तो मेथड्स क्या क्या है पैटर्निटी डायग्नोसिस के? मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस है, डर्मेटोग्राफिक्स है, जेनेटिक एनालिसिस है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ठीक है ना, बहुत सारे बायोकेमिकल मेथड्स है, इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स है, क्रोमोसोमल एनालिसिस है, मेंडेलियन स्ट्रक्चर्स है, नॉन सीरोलॉजिकल एनालिसिस है, सीरोलॉजिकल एनालिसिस है। ओके, तो ये पैटर्नल डिटर्मिनेशन हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें याद रखना है, मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, हम करते हैं मोर्फोस्कोपिक कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं और मोर्फोमेट्रिक कैरेक्टर्स को स्टडीज करते हैं। ये हमने जब रेसिस की बेसिस वो क्लासिफिकेशन की थी उसमें भी हमने स्टडी किया था मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस। डर्मेटोग्राफिक एनालिसिस से भी हम कर सकते हैं, जेनेटिक एनालिसिस से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सीरोलॉजिकल एनालिसिस है जिसमें हम एबीओ सिस्टम, तो 3 एलीलीज होते हैं ए बी और ओ, तो 2 एलीलीज प्रोसेस करता है। Below is given types of blood group in ABO system and its alleles. RH सिस्टम से हम स्टडी कर सकते हैं, MNS सिस्टम से हम स्टडी कर सकते हैं, बायोकेमिकल मेथड से, इम्यूनोलॉजिकल मेथड से, नॉन सीरोलॉजिकल मेथड से, मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स से, क्रोमोसोमल एनालिसिस से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, तो ये सारे के सारे हम पैटर्निटी डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो बहुत सारे वास्ट मेथड्स हैं पैटर्निटी डायग्नोसिस के। हम मोर्फोस्कोपिक से कर सकते हैं, मोर्फोमेट्रिक एनालिसिस से कर सकते हैं, सीरोलॉजिकल एनालिसिस से कर सकते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप से कर सकते हैं, आरएच फैक्टर से सिस्टम का स्टडी कर सकते हैं, एमएनएस सिस्टम से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल मेथड से डिस्कस कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर एनालिसिस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स से, नॉन सीरोलॉजिकल एनालिसिस से, इम्यूनोलॉजिकल मेथड से, क्रोमोसोमल एनालिसिस से हम ये पैटर्निटी डायग्नोसिस कर सकते हैं। देन कम्स genetic counseling. Now what is eugenics?
अब यूजेनिक्स क्या है? तो हम क्या करते हैं, हम जेनेटिक्स को इम्प्रूव करते हैं। तो हम जो हम जेनेटिक क्वालिटी हमको इम्प्रूव करने के लिए, जेनेटिक रेस की, उसके लिए हम यूजेनिक्स करते हैं। तो हमें परफेक्ट ह्यूमन बींग्स को प्रोड्यूस करना होता है, तो उसके लिए यूजेनिक्स का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्टिवली मेट करते हैं पीपल का जो जिनमें डिजायरेबल जो ट्रेट्स होते हैं उन्हीं की मेटिंग कराते हैं, दैट इज यूजेनिक्स। देन कम्स यूथेनिक्स। यूथेनिक्स इज द मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग द ह्यूमन रेस। उसमें हम जीन्स को करते हैं, डिजायरेबल जीन्स को इमोटिंग कराते हैं, दैट इज यूजेनिक्स एंड यूथेनिक्स। तब इसमें हम ह्यूमन रेस को इम्प्रूव करते हैं बाय इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट, यूथेनिक्स। देन उसके बाद यूफिनिक्स। यूफिनिक्स में हम क्या करते हैं, जो बॉर्न डिफेक्टिव्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं और उनके ट्रीटमेंट को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूफिनिक्स। जो तो तीन चीजें आ गई, यूजेनिक्स, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स एंड यूफिनिक्स। यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, यूफिनिक्स, तीन चीजें हैं। उसके बाद डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए एनालिसिस। हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। तो ट्रीटमेंट जीन थेरेपी से करते हैं, प्रिवेंशन हम वैक्सीन देते हैं। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, जीन थेरेपी देते हैं, डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। देन देखो यूजेनिक्स क्या होता है, यूफेनिक्स क्या होता है, यूजेनिक्स क्या होता है, यूथेनिक्स क्या होता है, यूफेनिक्स क्या होता है। यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स। यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डिस्कस किया, कैसे वो डीएनए एनालिसिस करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट जीन थेरेपी देते हैं, जीन थेरेपी के बाद हम उसको वैक्सीनेशन भी करते हैं, ठीक है। अब सीरोजेनेटिक्स क्या होता है, साइटोजेनेटिक्स क्या? साइटोजेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ आर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स। तो सीरोजेनेटिक्स से हम क्या करते हैं, सीरोलॉजिकल प्रोटीन्स की स्टडी करते हैं, और साइटोजेनेटिक्स से हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं। हम सीरोलॉजिकल, देखो साइटोजेनेटिक्स से हम क्रोमोसोमल्स की एनालिसिस करते हैं और सीरोजेनेटिक्स से हम सीरोलॉजिकल प्रोटीन्स की स्टडी करते हैं। तो गाइस हमने क्या डिस्कस किया आज? हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए। सीरोजेनिक्स क्या होता है, साइटोजेनेटिक्स क्या होता है, थ्योरीज के बारे में पढ़ा हमने, ओके। हाँ, एक टॉपिक हमसे छूट गया था, वो डिस्कस करेंगे अभी, दैट इज डेमोग्राफिक थ्योरीज। बायोलॉजिकल थ्योरीज कौन सी है, सोशल थ्योरीज कौन सी है, कल्चरल थ्योरीज कौन सी है। देन डेमोग्राफिक थ्योरी, तो एंथ्रोपोलॉजी डेमोग्राफी होती क्या है? तो हम इसमें डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। तो हम डेमोग्राफिक फिनोमिना को स्टडी करते हैं करंट में पॉपुलेशन में, और पास्ट की पॉपुलेशन में हम डेमोग्राफी को स्टडी करते हैं, ठीक है।
तो क्या इंटरेक्शन है एंथ्रोपोलॉजी का और डेमोग्राफी का? हम इसमें माइग्रेशन को स्टडी करते हैं, फर्टिलिटी को स्टडी करते हैं, मोर्टेलिटी को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फोर्सेस हैं जो कि पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, इसके साइज को डिफाइन करता है, ठीक है। पॉपुलेशन वेरिएशन अक्रॉस टाइम एंड स्पेस कैसे वो हम डिफाइन करते हैं इसमें, ओके। तो पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, तो थ्योरीज का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे जो फिलोसोफर थे एंशियंट इंडिया के, कौटिल्य थे, प्लेटो थे ग्रीस के, मॉडर्न थिंकर्स हैं जो, तो पॉपुलेशन इश्यूज जो है वो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं। तो कौटिल्य ने लिखा है अपनी अर्थशास्त्र में, जो पॉपुलेशन अगर लार्ज है तो मिलिट्री स्ट्रेंथ होता है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होता है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होता है। तो किसी ने कहा कि नहीं, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए एनवायरनमेंट के बीच और पॉपुलेशन के बीच। तो वेरियस थ्योरीज हम डिस्कस करते हैं, डेमोग्राफिक थ्योरीज, पहले आता है बायोलॉजिकल थ्योरीज आती हैं, फिर उसके बाद आते हैं सोशल एंड कल्चरल थ्योरीज, फिर उसके बाद आती है इकोनॉमिक थ्योरीज, बायोलॉजिकल थ्योरीज, सोशियो कल्चरल थ्योरीज, इनकम इकोनॉमिक थ्योरीज, ओके। तो बायोलॉजिकल थ्योरीज में आती है डाइट थ्योरीज, प्रोटीन कंजप्शन थ्योरी, फर्टिलिटी फिकंडिटी थ्योरी, सर्कुलर थ्योरी, लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी, डाइट थ्योरी, डेंसिटी थ्योरी एंड लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी। तो वेरियस जो डेमोग्राफिक थ्योरीज हैं वो कौन सी हैं? डाइट थ्योरी है, उसके बाद फिर डेंसिटी थ्योरी आती है, कर्व थ्योरी है, लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी है, सर्कुलर थ्योरी है, फर्टिलिटी फंक्शन थ्योरी है, प्रोटीन कंजप्शन थ्योरी है, दैट इज बायोलॉजिकल थ्योरीज। अब डाइट थ्योरीज क्या करता है, बोलता है कि जो फूड सप्लाई जैसे जैसे बढ़ेगी तो स्कैरसिटी बढ़ जाएगी। तो मैंस पॉपुलेशन जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज करेगी तो फूड की सप्लाई कम होती जाएगी, क्योंकि स्केर्स हो जाएंगे रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये है बायोलॉजिकल थ्योरी, डाइट थ्योरी ये कहती है। उसके बाद अगली थ्योरी आती है डेंसिटी थ्योरी। डेंसिटी थ्योरी में कहता है कि जो जब पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ जाए तो फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद आती है थ्योरी अगली, लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी। लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी कहती है पॉपुलेशन राइज एंड फॉल इंक्रीजेज रैपिडली एंड स्लोली बट ऑन द होल इट इज एवरेज इंक्रीजिंग। लॉजिस्टिक कर्व कहता है कि पॉपुलेशन कभी राइज करती है, कभी फॉल करती है, रैपिडली इंक्रीज करती है, स्लोली इंक्रीज करती है, बट अगर ऑन द होल देखे जाए तो इट इज एवर इंक्रीजिंग। पॉपुलेशन जो है बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। दैट इज लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी। देन कम्स फर्टिलिटी फंक्शन थ्योरी। तो फर्टिलिटी फंक्शन थ्योरी कहता है कि जो फिकंडिटी है वो डिक्रीज कर जाती है जब कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ जो वो बढ़ जाती है, ठीक है। फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ये कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। तो प्रोटीन कंजप्शन जो है वो जैसे जैसे बढ़े, तो लेस कंजप्शन हो प्रोटीन तो हाई फर्टिलिटी होती है। क्या होता है लेस प्रोटीन कंजप्शन से क्या होता है, फैटी डीजनरेशन ऑफ लिवर होता है, causing it to become weak. A weak liver is unable to neutralize। जब लीवर वीक होता है तो एक्सेस एस्ट्रोजन जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, तो हाई फर्टिलिटी बढ़ जाती है प्रोटीन कंजप्शन से। तो ये था कैसे प्रोटीन ज्यादा कम लेने से फर्टिलिटी बढ़ जाती है, कैसे लाइफ कम्प्लेक्स होने से फर्टिलिटी बढ़ जाती है, कैसे
पॉपुलेशन जो है एवर इंक्रीजिंग है। कैसे? डेंसिटी बढ़ने के साथ पॉपुलेशन कम हो जाती है, ग्रोथ रेट कम हो जाता है। कैसे? पॉपुलेशन बढ़ती है तो फूड सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें सर्कुलर थ्योरी मेरे को कहीं दिख नहीं रही है। आगे चलते हैं सोशल एंड कल्चरल थ्योरीज। तो सोशल एंड कल्चरल थ्योरीज में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से सोशल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं जो कि डेमोग्राफी को इम्पैक्ट करते हैं, पॉपुलेशन के बढ़ने और कम करने को इम्पैक्ट करते हैं। पहले आता है माल्थ्यूजियन थ्योरी। माल्थ्यूजियन थ्योरी कहते हैं कि पहले फूड प्रोडक्शन जो है वो ग्रो करती है अर्थमेटिक रेशो में, और जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक रेशो में ग्रो करती है। ठीक है, फूड प्रोडक्शन जो है वो ग्रो करती है अरिथमेटिक वे में, whereas पॉपुलेशन ग्रो इन ज्योमेट्रिक रेशो। ये कहा था मैल्थ्यूजियन थ्योरी ने। देन Malthusian theory, it says that food production will grow in arithmetic mean and the population will grow in geometric ratio. Then comes another theory, theory of social capillarity. So social capillarity means how social order affects the population. Some society favor small families, whereas some society favor large families. So this is social capillarity theory, theory of prosperity. So there is low and high fertility in rural, in urban as in the rural areas, vice versa. Then comes economic theory, means there is theory of intergenerational. So there are three social theories. First is Malthusian theory, then second is theory of social capillarity, and third is theory of prosperity. These three theories explain the various socio-cultural dynamics that affect the demographic theories. Then economic theories. There are three economic theories. First is intergenerational wealth flow. So according to him, if a wealth flow is more from parents to children, then fertility would be less, like in modern societies. So if the wealth flow is from children to parents, then fertility would be more. Like in primitive societies, we have more fertility, whereas in modern societies, the fertility rate is very low. This is called intergenerational wealth flow. Then comes consumer duration model. So just like siblings and household durable goods are identical. So decision is based on the requirements and on the expenses. Means analysis is done for outcome as well as expenses. So that determines the demographic features of the population, and that is called consumer duration model. Then comes cost benefit analysis of children. Cost benefit analysis of children.
is another economic theory that explains the demographic characteristics. So, intergenerational wealth flow, consumer duration model, and cost benefit analysis explains the fertility behavior of a couple based on various economic considerations. Okay. So then there is theory of demographic transition. Okay. Then comes theory of optimum population. So population which produces maximum output is called optimal population. So underpopulation is not, output is less, and for overpopulation output is less. So this optimal population is the point where the output is maximum, means output per head is maximum. That is called theory of optimal population. So various biological theories, various socio-cultural theories, and various economic theories like consumer duration model, cost benefit analysis model, intergenerational wealth flow, then diet theory, fertility function theory, logistic curve theory, diet theory, uh, logistic curve. These are the various theories that are covered under demographic theories. Then theory of optimal population, then theory of demographic transition. So it is the anthropology that helps to analyze the various demographic phenomena. So various theories, the biological theories, then social theories and cultural theories and economic theories. It explains the demographic phenomena. Okay. So guys, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू.